अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हूँ। मौजूदा हुकूमत सेनेट के इलेक्शन के हवाले से उनकी जो स्टेटमेंट है, बज़ाहिर वो सामने नज़र आ रहा है कि वो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। माजी में भी मौजूदा हुकूमत यानी 2.5 साल में इन्होंने बड़े ब्लंडर्स किए हैं। इनको इमरान खान कानूनी आदमी तो नहीं है, लेकिन जो भी उनको एडवाइस दे रहा है और फिर बार बार सुबकी हो रही है, तो मेरा ख्याल है इमरान खान को अपने इन लीगल एडवाइज़र से को देख के आगे बढ़ना चाहिए। मसलन जैसे मैं अभी आपके सामने ले आता हूँ कि इनको पहली सुबकी, मेजर सुबकी, वैसे तो छोटी मोटी हो रही है, बड़ी सुबकी उस वक्त हुई जब इलेक्शन डिस्प्यूट के हवाले से इन्होंने पार्लिमानी कमेटी बनाई, जबकि इलेक्शन के आइन के आर्टिकल 225 के तहत सिर्फ ये इख्तियार इलेक्शन ट्रिब्यूनल का है। उस वक्त इनकी बहुत बड़ी गलती हुई जो पीछे हटेगी। फिर दूसरी बड़ी गलती इनसे ये हो गई कि जब मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट का मैटर आया, जिसमें आइन खामोश था, जब पार्लिमानी दोनों फैसला नहीं कर सके, तो इन्होंने स्पीकर की रिकमेंडेशन से सदर से ऑर्डर करा दिया, जो कि गैर आइनी था, जिस पर रेजिस्टेंस इलेक्शन से भी आया और जिस पर रेजिस्टेंस जो है वो आपके सुप्रीम कोर्ट से भी आया। और उस वक्त उन्होंने आइन के आर्टिकल 218 और 218 से 220 ये सारा उनका काम और अपॉइंटमेंट था। यानी इसमें आइन खामोश था बेसिकली, और जब आइन खामोश होता है तो आप कोई काम नहीं कर सकते। अब आता है हुकूमत की एक और बड़ी सुबकी हुई कि उन्होंने एंटी रेप कवानीन की मंजूरी दे दी, जो कि अब नज़ियाती कौंसिल में जाएगा, और वो आइन के आर्टिकल 2A और 227 की खरतन खिलाफ वर्जी है जो इन्होंने की हुई है। इसके बाद आइए, इसके बाद इन्होंने आर्मी चीफ की जो अपॉइंटमेंट की और उसमें बार बार समरी दी, जिसके ऊपर इनको बड़ी सुबकी हुई, सुप्रीम कोर्ट से भी डांट पड़ा, और आइन के आर्टिकल 243 की इन्होंने सरन खिलाफ वर्जी की। आपने देखा कि कितने बार इनको नदामत उठानी पड़ी। क्यों? क्योंकि ये गलत आइनी काम करने जा रहे थे। अब जस्टिस फाइज ईसा के केस में भी आपने देखा कि इन्होंने जो आपके रिकमेंडेशन की जो रेफरेंस बनाया, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त रिमार्क्स देकर वो उन्होंने इनको बताया कि आपका बैड इंटेंशन है, और इस सिलसिले में उन्होंने इस अमल को भी गलत और सरन गलत कहा। अब ये जा रहे हैं कराने के लिए सेनेट का इलेक्शन, उसमें ये कहते हैं शो ऑफ हैंड से कराएंगे, अर्ली कराएंगे। देखिए, और हम मसलन ऐसा लग रहा है कि हुकूमत कराएगी, तो आप 3 तरह की यहाँ गलती कर रहे हैं। एक तो इलेक्शन कमीशन का डिस्क्रिशन है, और वो 218 और 219 उसमें मौजूद है, उसकी आप खिलाफ वर्जी करेंगे। दूसरा ये है कि अर्ली के हवाले से आइन में आर्टिकल 224(3) और 224(5) मौजूद है, उससे आप हट नहीं सकते। अर्ली इस तरह नहीं करा सकते जैसे उसमें बताया उसमें कराएंगे। और तीसरा ये है कि आप कहते हैं शो ऑफ हैंड से कराएंगे, तो शो ऑफ हैंड से कराने के लिए आइन में आर्टिकल 226 में बाज़ाब्ता पता है कि किस तरह करना है, खुफिया बैलेटिंग से करना है, तो वो भी आप नहीं करा सकते। और इस सिलसिले में कोई ऑर्डिनेंस से इस आइन में तब्दीली नहीं आएगी, और सुप्रीम कोर्ट भी, जो आइनी माहिरीन कहते हैं, इस किस्म के आइन के अंदर वो कोई तब्दीली नहीं कर सकता है, तशरीह ज़रूर कर सकता है। तो ये एक इंट्रो मैंने दिया है। मेरे साथ जो गेस्ट हैं इस इशू पे बात करेंगे, मेरे साथ हैं अली मोहम्मद खान साहब, वज़ीर मुमलकत बराए अमूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं सेनेटर डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। कमर दिलशाद साहब भी हैं, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, उनसे इस्तिफादा हासिल करेंगे। आपका शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम पे, आपका भी शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक। अली मोहम्मद साहब, मेरी आवाज आ रही है सर आपको?
जी अली मोहम्मद साहब, मेरी आवाज़ आ रही है? जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अली मोहम्मद साहब, मेरा सवाल है हुकूमत है और ये इशू भी हुकूमत से ज़्यादा रिलेटेड है। वो ये है कि जी आप चाह रहे हैं कि हुकूमत बार बार वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि हम अर्ली इलेक्शन करेंगे और आपके शो ऑफ हैंड से करेंगे। तो यहाँ पर एक सवाल उठता है सर, माजी में भी आपके कई ब्लंडर हुए हैं 2.5 साल में, बहुत बड़े बड़े ब्लंडर। मैं इमरान खान को इसका दोष नहीं समझता, मैं उनको समझता हूँ जो लीगल इतनी बड़ी टीम एडवाइस देती है जिस पे सुबकी होती है। अब जो ये बात करने जा रहे हैं इस पे भी बहुत सुकम है और वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। एक तो ये है सर कि ये डिस्क्रिशन सिर्फ इलेक्शन कमीशन का है, ना हुकूमत का है, ना और किसी इदारे का है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो। दूसरा, वहाँ आप गलती कर रहे हैं। दूसरा ये कि ये आप अर्ली कराने की बात कर रहे हैं जबकि आइन में 224 आर्टिकल 3 और 224 आर्टिकल 5 मौजूद है। तरीक़ेकार कैसे होगा, कब होगा? तीसरा जो है वो सर आप कह रहे हैं शो ऑफ हैंड से, उसके लिए भी आइन में आर्टिकल मौजूद है और वो है 226 कि किस तरीके से होगा। तो मेरा आपसे सवाल है सर कि एक तो आपका डिस्क्रिशन नहीं है, आप इसमें क्यों बोल रहे हैं, ये तो इलेक्शन कमीशन का है। और दूसरा ये है कि आप इलेक्शन जब ये तय है तो इसमें तब्दीली क्यों चाहते हैं, अर्ली क्यों चाहते हैं और शो ऑफ हैंड से क्यों चाहते हैं अब सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। 2-3 बेसिक चीजें हैं। पहले तो मैं आपको ये हुकूमत की तरफ से यकीन दिलाना चाहता हूँ, पूरे कौम को भी और आपकी ऑडियंस को भी, कि जो फैसले होंगे वो आईन और कानून के मुताबिक होंगे। जो इंटेंशन है उसको देखने की जरूरत है। शो ऑफ हैंड का मतलब ये नहीं है कि आपने हाथ खड़े करके जो है वो सेनेटर हजरात को चुनना है, बल्कि उसका मकसद ये है, जो उसके पीछे थिंकिंग है वो ये है कि आपका एक ओपन बैलेट हो जिसमें क्लियर हो कि कौन सा एमपी जो है वो पार्टी लाइन के मुताबिक वोट कर रहा है और कौन सा शख्स जो है वो अपना वोट वहां नहीं दे रहा जहां पार्टी की डायरेक्शन है, या उसको फिर आप जो भी रंग दें, हाउस स्प्लिटिंग का नाम दें या जो भी कोई कहे। अब उस पर मैं नहीं समझता कि जो 2-3 बड़ी जमातें हैं हमारे अलावा, उनमें किसी को ज्यादा एतराज होगा, क्योंकि हुकूमत वक्त बेसिकली उसको एक अपर हैंड होता है सीक्रेट बैलेट में। किसी भी तरीके से लोगों को प्रेशराइज किया जाता रहा माजी में या किया जा सकता है, तो हुकूमत के तो हमेशा ये डिसएडवांटेज में होता है अगर ओपन बैलेट हो। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो चाहते हैं कि जो हमारा इलेक्टोरल प्रोसेस है उस पर शकूक व शुबहात के साए जो हैं वो दूर हों। तो उस सिलसिले में जो है वो ओपन बैलेट की बात होती है, जिसको शो ऑफ हैंड भी बाज लोग कहते हैं। असल में मकसद है कि ओपन बैलेट हो ताकि जिस जमात का एमपीए हो वो अपनी पार्टी लाइन के मुताबिक वोट करे। और मैं नहीं समझता जिस पे अपोजिशन को कोई एतराज होना चाहिए या होगा, क्योंकि इनको माजी में ये भी काफी इस पे जब सेनेट इलेक्शन हुए चेयरमैन के, तो इस पे उन्होंने चीखो पुकार की। दूसरा, जो अर्ली इलेक्शन की आपने डॉक्टर साहब बात की है, तो अर्ली इलेक्शन के लिए ये एक ऑप्शन है जिस पे बात हुई है और इसीलिए जो है आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाने की बात हुई है। मैं इस बात से एग्री करता हूँ अपोजिशन के कुछ दोस्तों की, और हम भी यही सोचते हैं, इधर भी यही सोच है कि लेजिस्लेशन जो है वो मुक़न्निना का इख्तियार होता है, अदलिया का नहीं। लेकिन हम उनसे लेजिस्लेशन करवाने को नहीं जा रहे, ये हर हुकूमत करती है और ये कोई माजी में ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। जहां कोई लॉ में आपने इंटरप्रिटेशन करानी हो, लॉ मेकिंग नहीं, इंटरप्रिटेशन करानी हो, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ रेफरेंस में चले जाते हैं ताकि क्लैरिटी आ जाए ओपन बैलेट के लिए भी। और अगर 1 महीना पहले आप कराना चाहें तो आइन के मुताबिक उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो आ जाए। यहाँ पे सर यहाँ एक सवाल रखूंगा सर, आप पार्लिमानी वो भी हैं। देखिए, जहाँ एम्बिग्यूटी होती है, जैसे वज़ीर आज़म अगर बीमार हो जाएं, वज़ीर आज़म मुल्क से बाहर चले जाएं, तो आइन खामोश है। पार्लिमानी कमेटी के हवाले से जिस तरह आप लोगों ने गलत फैसला किया, उस वक्त भी आप लोग आइनी फैसला कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया, अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती क्योंकि वहाँ भी आइन खामोश है। आइन का आर्टिकल 213 मौजूद है अपॉइंटमेंट के हवाले से, वहाँ भी आपने बहुत बड़ा ब्लंडर किया। तो मेरा सर कहने का मतलब ये है कि आइन में अगर कोई चीज़ क्लियर है तो फिर उसमें सुप्रीम कोर्ट से क्या इसमें बताया गया है कि जी कोई सीट खाली हो तो 1 महीने के अंदर अंदर करा लें।
कहीं अगर एम्बिग्यूटी है, जैसे मैंने आपके इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट के मेंबर का, इलेक्शन कमीशन के मेंबर की अपॉइंटमेंट है, उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वजीर आजम की अपॉइंटमेंट के हवाले से है कि जी बीमार हो गए तो जा सकते हैं, क्योंकि आइन में उसको बताया नहीं गया। इस तरह और बहुत, ये तो सब क्लियर है सर। बस मुख्तसर सर मैं आगे जाऊँ। डॉक्टर साहब, आपने आर्टिकल 226 की बात की है, तो ये मेरे सामने ही है। वो उसमें तो आपकी बात उस हद तक सही है, क्योंकि उसमें सीक्रेट बैलेट की बात की गई है कि ऑल इलेक्शंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन अदर देन दोज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर शैल बी बाय सीक्रेट बैलेट। तो इंटेंशन आपके सामने आ गई है हुकूमत की। और आज आपने मरीम नवाज शरीफ की बात सुनी होगी कि उन्होंने भी, मोहतरमा ने कहा है कि वो शो ऑफ हैंड या ओपन बैलेट के खिलाफ नहीं है। मैं समझता हूँ इसमें एक ऑप्शन और भी है, और मैं तो सख्ती से इस बात का कायल हूँ कि इस चीज को अगर अपोजिशन अपना रोल इसमें प्ले करना चाहती है, तो कोविड का जैसे ही सबसाइड होता है या जैसी कोई अपॉर्चुनिटी होती है, जिस तरह पहले हमने लिमिटेड नंबर्स के साथ पार्लियामेंट स्टार्ट की थी और अपोजिशन ने उसमें ताउन किया था, तो ये इश्यूज ऐसे हैं डॉक्टर साहब कि इनको पार्लियामेंट में डिस्कस और डिबेट किया जाना। वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसको पहले डिस्कस कर लिया जाए, डिबेट कर लिया जाए, बहुत अच्छी बात है। मैं आता हूँ जनाब, ठीक है सर, ये बहुत अच्छी सजेशन है। ठीक है डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब, आइन मौजूद है, कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है, सब तय है, तो क्या वजूहत, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत एक अर्ली इलेक्शन और शो ऑफ हैंड क्यों कराना चाहती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब शुक्रिया। डॉक्टर साहब, दरअसल इशू दो हैं बुनियादी तौर पर जो जेर बहस हैं इस वक्त। एक कि हुकूमत शो ऑफ हैंड से कराना चाहती है, और दूसरा सेनेट के इलेक्शन वो जल्द कराना चाहती है। आपने भी जैसे फरमाया और मेरे भाई अली साहब ने भी फरमाया कि इस पर आइन जो है वो बहुत क्लियर है, और जिन लोगों ने ये आइन बनाया था वो बड़े समझदार और सूझबूझ रखने वाले लोग थे। उनको भी मालूम था कि कौमी असेंबली की क्या कैसे रखनी है, सेनेट के हवाले से क्या करना है, और खुसूसन जो जिक्र किया गया आर्टिकल 224 का, वो तो बड़ा क्लियर है। मेरे पास ये पढ़ी है कॉन्स्टिट्यूशन की बुक, कि वो कहता है कि सिवाय प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर जौन से हैं, बाकी कोई भी इलेक्शन जो है वो सीक्रेट बैलेट से होगा। अच्छा, ये इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। नंबर 1, जहां तक इलेक्शन जल्दी करवाने की बात है, उसमें भी अगर आप देखें तो आर्टिकल 224 वो नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली के हवाले से, तो जिसको आप प्री टर्म कह लें, मिड टर्म, या प्राइम मिनिस्टर समझें कि वो असेंबली को डिसॉल्व करना चाहें, तो वो सिर्फ कौमी असेंबली और सूबाई असेंबलियों की हद तक और वजीर आजम और वज़राए आला की हद तक वो मौजूद है, वहां क्लियर लिखा हुआ। लेकिन वो कहीं भी ये नहीं लिखा कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो पहले कराया जाए। क्यों? इसलिए कि सेनेट का एक ऑलरेडी मेंबर का टेन्योर फिक्स होता है, ठीक है जी। उसका कौमी असेंबली या सूबाई असेंबली से कोई उन माने में ताल्लुक नहीं। और सबसे डॉक्टर साहब एक जरूरी बात जिसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूं तमाम हजरात की, काबिल मोहतरम हजरात की, देखिए जो सेनेट का इलेक्शन है उसके चारों सूबों के जो हैं तरीकाकार फर्क है। मसलन बलोचिस्तान में एक वोट चाहिए, एक काउंट करता है वोट, लेकिन यही सूरत हाल सिंध, पंजाब, केपी में फर्क हो जाती है। नहीं, आपको 40 के करीब या 35 के करीब वोट चाहिए होते हैं एमपीएस के टू इलेक्ट वन सेनेटर इन पंजाब। एक तो ये। दूसरी बात कि जो ये जो होते हैं अपना सेनेट की जो इलेक्शन है, इसमें मिसाल के तौर पर एक जमात है, उसके पास 15 सीटें हैं, लेकिन उसको 10 वोटों की जरूरत है, तो वो 5 वोट जो होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं। नंबर 2। नंबर 3 कि जो इलेक्ट होता है सेनेटर, उसका वो प्रोपोर्शनेट होता है और उसमें चॉइस भी होती है। नंबर 1 चॉइस के जी मैं डॉक्टर दानिश को वोट दूंगा, नंबर 2 के मैं अली मोहम्मद साहब को वोट दूंगा। तो जब ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, और जब आप शो ऑफ हैंड की बात करते हैं तो डॉक्टर साहब ये मुझे बताइए कि फिर चॉइस 1 तो आपने एक दफा कह दिया जी मैंने डॉक्टर दानिश को वोट दिया, व्हाट अबाउट द सेकंड चॉइस?
और दीगर जो मैंने ये पॉइंट्स आपकी खिदमत में पेश किए हैं, इस पर भी तवज्जो देने की जरूरत है। और सबसे जरूरी बात, जैसे मेरे भाई ने भी, अली साहब ने फरमाया कि सुप्रीम कोर्ट के पास तो ये जा रहे हैं, तो ये तब जाए ना अगर कोई आइन में एम्बिग्विटी है, अगर आइन में कोई इबहाम पाया जाता है। आइन तो जो मैंने क्लॉजेज आपको बताई हैं वो दोनों बहुत क्लियर हैं। रह गई बात रीजन की, तो मैं समझता हूं कि चूंकि हुकूमती पार्टी को एक तल्ख तजर्बा हुआ था, पेशावर में इनके जो कुछ लोग थे, वो 20 लोग जो थे उन्होंने अपनी लॉयल्टीज चेंज की, और एक तो ये खौफ है इनको, उसके बाद इनके इत्तेहादी इनसे नाला हैं, रोज खबरें आती हैं, पहले अख्तर मेंगल साहब अलहदा हुए, काफ लीग नाला है, और अभी कल मैं सुन रहा था कि आज शाहजेन बुख्ती साहब, उन्होंने भी शिकायतों का अंबार लगाया है। तो ये दरअसल एक तरह का हाईजैक करने की कोशिश है, मैं समझता हूं, आइन को, ना सिर्फ के सेनेट के इलेक्शन को, आइन को। और फिर दूसरी बात, इन तमाम चीजों के लिए आईनी तरामीम की जरूरत है। और मुझे ये बताइए कि आईनी तरामीम किए बगैर कैसे आप, सुप्रीम कोर्ट भी तो यही कहेगा ना अगर ज्यादा से ज्यादा जी आइन में तरामीम करें। अब आईनी तरामीम के बगैर ये हो नहीं सकता जी। ठीक है सर, मैं आगे चल के इस पे बात करूंगा, बड़ी वजाहत किया आपने। मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, आखिरी में आऊंगा मैं इलेक्शन कमीशन के जो हमारे कमर दिलशाद साहब हैं, ताकि वो निचोड़ दे दें। मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, आप क्या समझते हैं सर, हुकूमत क्यों चाहती है अर्ली इलेक्शन, शो ऑफ हैंड? आखिर क्या ऐसा हो गया है सर? आइन में तो सब चीज मौजूद है, तरीक़ेकार भी मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शो ऑफ हैंड के बारे में तो मेरी राय ये है कि ये इन हजरात की वो अदम इल्म है सेनेट के इलेक्शन के बारे में, इसलिए कि ये वाहिद काबिल इंतकाल वोट है, ट्रांसफ़रेबल वोट होता है। इसमें तरजीहात मुकर्रर होती हैं, आपको एक वोट नहीं देना, आपको कई वोट देने होते हैं। तरजीह नंबर 1 है और तरजीह नंबर 2 है और 3 है और 4 है। बाद में देखा जाता है कि इसका उम्मीदवार मुकाबले की दौड़ से निकल गया है, तो अब इसकी तरजीह नंबर 1 तब्दील हो जाएगी तरजीह नंबर 2 में, और ये 100 के 100 पॉइंट चले जाएंगे। अगर वो समझता है कि मेरा जो उम्मीदवार है वो अब कामयाब हो गया, उसको मज़ीद पॉइंट नहीं चाहिए, तो इन तमाम के पॉइंट का औसत निकाल कर ये मुंतकिल हो जाता है तरजीह नंबर 2 के। अगर तरजीह नंबर 2 वाला भी जीत जाता है तो तरजीह नंबर 3 तक बात चली जाती है, और 4, 5, 6, 7 जितने मेंबर होते हैं इतनी तरजीहात होती हैं। अगर मेरे इन दोस्तों को सेनेट का काबिल इंतकाल ट्रांसफरेबल वोट का पता होता तो वो शो ऑफ हैंड की बात ना कर दें। शो ऑफ हैंड का माना तो ये कि आप एक ही दफ़ा उठा सकते हैं हाथ को, जब आपने एक दफ़ा हाथ को उठा दिया तो आप ट्रांसफ़र तो नहीं कर सकते, तो एक जगह ऐसी आ जाएगी या सेनेट के इलेक्शन में कि वहाँ आपका वोट आगे जाएगा नहीं पॉइंट, तो बहुत सारी सीटें खाली रह जाएंगी। ये टेक्निकल मसला है, इन हज़रात को इसका इल्म नहीं, इस तरह बात करते हैं। अब कहते हैं शो ऑफ हैंड कर दिया जाए। शो ऑफ हैंड को ये समझते हैं कि लोग बिके नहीं, इसलिए कहते हैं। तो इसका एक और माना भी तो है कि एक आदमी को आप इख्तियार दो कि वो खुफिया राय दही से अपने राय का इजहार करे, और वो खुफिया तौर पर करे, किसी दबाव के बगैर करे, उसका तो एक अच्छी राय भी तो है ना। लेकिन जब आप उसको मजबूर करेंगे कि वो आप अपनी मर्जी के मुताबिक और ज़मीर के मुताबिक आप नहीं दे सकते बल्कि डंडे की बुनियाद पर देंगे, तो फिर खुफिया राय दही का जो तक़द्दुस है वो ख़राब हो जाएगा। मेरा ख्याल ये है कि मैं भी इससे इत्तेफाक करूँगा, और कि इमरान खान के जो मुशीर हैं वो उनको समझा नहीं पा रहे या क्या बात है। अगर काबिल इंतकाल वोट की तरफ आप बात करेंगे तो फिर आपको शो ऑफ हैंड की बात नहीं करनी पड़ेगी, एक बात। दूसरी बात ये, कुछ लोग पैसे लगाकर ज़मीन खरीदते तो वो तो मालूम होते हैं, उनको पकड़ा जाए। तीसरी एक अहम बात यह है कि ये जो सेनेट होता है ये वहदतों का नुमाइंदा होता है। अभी जो मेरे भाई ने बात की है कि बलूचिस्तान का जो सबसे छोटी वहदत है आबादी के लिहाज से, उसके वोट के बराबर किया जाएगा बाकी असम्बलियों के वोट को, इसलिए वहां तो ये वोट पड़ता है एक और एक ही गिना जाता है, लेकिन सूबे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 2 या 2.5 का एक वोट गिना जाता है। ठीक है। जब आप जाते हैं नीचे, वहां लोग ज्यादा है। मैं अर्ज करता हूं, जब ये तमाम वहदतों की नुमाइंदा है तो उसको आप मशकूक नहीं बना सकते, वरना वहदतों के दरमियान बहुत ज्यादा नफरत पैदा हो जाएगी। दूसरी बात यह कि जल्दी क्यों करना चाहते हैं तो उसका भी
जवाब दे दूं, मेरे ख्याल में ये जो सियासी बेयकीनी है पीडीएम की तहरीक की वजह से, इन हजरात को ये गुमान हो गया है कि हम मार्च में नहीं होंगे, अगर ये शेड्यूल के मुताबिक होंगे तो हमारे लोग रह जाएंगे। तो ये पहले करना चाहते हैं ताकि हम कुछ लोग तो ठीक है सर। मैं ये बड़ा दो बड़ा वैलिड पॉइंट दे दिया। मैं आगे चल के अली मोहम्मद साहब से पूछूंगा। कमर दिलशाद साहब आपकी तरफ आता हूं। सर, क्या ये हुकूमत का डिस्क्रिशन है? क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेरेंस कर सकती है? और तीसरी जो चीज़ है कि ये इसमें कोई भाम है सर, क्या कहते हैं सर? दरअसल आपका प्रोग्राम बहुत शानदार है, पैनलिस्ट बहुत अच्छे बैठे हुए हैं। अली मोहम्मद साहब की बात भी मैंने सुनी है, आसिफ कुरबानी साहब भी और कफायतुल्लाह साहब भी, और इनकी बातों के बाद मजीद हम ये आगे ये बात को बढ़ाएंगे कि जो दरअसल प्राइम मिनिस्टर साहब पाकिस्तान ने जो कबल वक्त इंतखाबात कराने के बारे में जो उन्होंने बात की, वो दरअसल उनके एडवाइजरों ने उनको सही ब्रीफ नहीं किया। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के कानून में लिखा हुआ है कि आपने सेनेट के इलेक्शन 30 दिन में करवाने होते हैं, विद इन 30 डेज। तो 30 डेज बनता है 11 फरवरी से 11 मार्च के दरमियान वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इंतखाबात करवाने हैं, और ये माजी में होता रहा है। मैंने खुद इंतखाबात करवाए हैं, वो सारे फरवरी में 15 फरवरी 18 फरवरी 20 फरवरी को इंतखाबात हो गए, और बाकी इंतजामी मामला तय करते करते 11 मार्च तक पहुंच गए, और 12 मार्च को सेनेट के चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन हो गया। अब ये तो एक मामला खत्म होगी बात। सबसे बड़ी अहम बात जो है, जो मेरी नजर में है, नाकस राय है मेरी, कि अटॉर्नी जनरल को पाकिस्तान को किसने इख्तियार दिया था कि वो 9 दिसंबर को प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को मिसगाइड करें, मिसलीड करें, आइन के खिलाफ वर्जी बातें करें, और इसके बाद वो ये कहे कि हम एक ऑर्डिनेंस के जरिए इंतखाब करवा देंगे। और चौथी बात ये कहना कि सेनेट के इलेक्शन में तो आइन होता ही नहीं, यानी सेनेट के इलेक्शन में आइन की जरूरत ही नहीं है, वो तो एक एक्ट के तहत होता है, एक हम ऑर्डिनेंस के जरिए करवा देंगे। इस लिहाज से ये सारी बातें जो लिखी हैं, तो मुझे तो बड़ी हैरानगी है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं, जिनको आर्टिकल 218 219 के तहत बेपनाह इख्तियारात हैं, तो उन्होंने अटॉर्नी जनरल को तलब क्यों नहीं किया? क्या आप इस हैसियत से खत लिख दिया प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को, हमें नजरअंदाज करके? एक चौथी बात ये बात कहना कि हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं 186 के तहत, उनसे मशावरत करें कि हमारे दोस्त ने सही फरमाया, इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं पाई जाती, इसमें क्लियर है हर मामला। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सदारती रेफरेंस भिजवा के सदर पाकिस्तान को आप एक कंट्रोवर्शियल बनाना चाहते हैं। इसी तरह एक और बड़ी अहम बात ये कही, एक बड़ी बात जैसे अटॉर्नी जनरल बड़े बाप का बेटा है, पता नहीं क्या बात करके वो ये कहता है कि जनाब आर्टिकल 226 जो है वो सेनेट वो उसमें होता है, सीक्रेट बाई बैलेट है, वो सिर्फ प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए होता है। और ये जो सेनेट का इलेक्शन है उसमें जिस तरह के यूनियन काउंसिल में बाई शो ऑफ हैंड के तहत होते हैं, इस तरह शो ऑफ हैंड के जरिए करवा दी, यानी सेनेटर आवान बाला उसकी हैसियत क्या है? यूनियन काउंसिल के काउंसलर के बराबर। ये हमारे अटॉर्नी जनरल साहब ने खत लिखा है 9 दिसंबर को, जनाब 9 दिसंबर को। तो मैं तो ये दरख्वास्त करूंगा, मैं खत लिखने वाला हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब को कि जनाब इस अटॉर्नी जनरल को बुला के पूछे कि तुम्हें ये किसने इख्तियार दिया था कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को नजरअंदाज करके आप खत लिख दें? माजी में इस तरह की बातें हुई, लेकिन सरदार रजा ने क्या किया, सरदार रजा तलब कर लिया उसको कई मामला के अंदर। आपने खत कैसे लिख दिए, आपने कैसे हमसे बाईपास कर दिया? तो ये अब अटॉर्नी जनरल साहब ने सारे इलेक्शन कमीशन को बैंडियाफी कर दिया। ठीक, वजीर आजम को चाहिए मेरा ख्याल है कि इस अपॉइंटमेंट के ऊपर नजर सानी करें अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। मेरे पास बहुत मवाद है, मैं बहुत बोल सकता हूं उनके बारे में, केसेस के बारे में। जी आप कुछ कह रहे हैं थोड़ा सा डॉक्टर किरमानी साहब, मैंने फौरन ब्रेक पे जाना है। जी मैं वेरी क्विकली मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि कंवर साहब चूंकि यहाँ तशरीफ रखते हैं तो ये भी जरूर पूछ लिया जाए कि जो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना और इलेक्शन का शेड्यूल जारी करना, ये भी इलेक्शन कमीशन के डोमेन में आता है, हुकूमत के नहीं है। ये मैं बस बिल्कुल सही है। मैं दोबारा जब जाऊंगा, वैसे तो ये क्लियर है। जवाब दे देता हूँ। जी दे जल्दी से दे दें। आर्टिकल 213 के तहत इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के इख्तियारात हैं, बस हुकूमत का इख्तियार नहीं है। बिल्कुल इख्तियार हुकूमत का यहाँ कहीं भी नहीं। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आते हैं।
वेलकम बैक जी। मैं अली मोहम्मद को 4 मिनट, बाकी सबको 3-3 मिनट दूंगा क्योंकि हुकूमत है, अकेले हैं। सर मेरा जो सवाल है ये इसी गुफ्तगू से मैंने निकाला है जो आपके सामने रख देता हूँ। एक तो ये कि शो ऑफ हैंड की वजह उन्होंने ये बताया है कि क्योंकि आपके इत्तेहादी भी आपसे नाराज़ हैं जो आपको के अगेंस्ट वोट डाल सकते हैं, और पीटीआई के लोग भी शायद वो कहते हैं कि वोट ना दें पीटीआई को। एक तो ये पहलू उन्होंने बताया, दूसरी तरफ भी एक और अहम पहलू है और वो ये कहते हैं कि क्योंकि ये हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट चला रही है, इस्टेब्लिशमेंट के पीछे छुपी हुई है, तो दबाव के तहत मेंबरान पे वोट जो है वो देने को कहा जाएगा और ये उसी वक्त जाहिर होगा जब शो ऑफ हैंड से होगा, वरना दबाव उस वक्त ज़ीरो हो जाएगा जब आपके खुफिया बैलेटिंग होगी। क्या कहेंगे सर? आपके पास 4 मिनट है। नहीं डॉक्टर साहब, मैं दोनों जो खदशात हैं इनको रद्द करता हूँ। पहले तो आप ये देखें कि जो शो ऑफ हैंड है, शो ऑफ हैंड का मतलब बेसिकली ये है कि आप ओपन बैलेट करें, क्योंकि आपका वोट आपकी जमात की अमानत होता है। और ये जो डिमांड इमरान खान साहब ने जिस ख्वाहिश का इजहार किया है या जो उन्होंने इंडिकेशन दी है कि गवर्नमेंट किस तरफ जाना चाहती है, तो ये माजी में मियाँ नवाज शरीफ साहब और शहबाज साहब और इवन मौलाना फजल रहमान साहब भी इस बात की डिमांड कर चुके हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। और जहाँ ये बात होती है, आपने की है कि हुकूमत के पास मुख्तलिफ टूल्स होते हैं जिसके जरिए लोग प्रेशराइज करती है, तो ये तो फिर हुकूमत के हक में होगा कि वो बैलेट जो है वो सीक्रेट हो। लेकिन ये तो डॉक्टर साहब देखें, मैं सेनेट में आता हूँ एज ए पार्लिमानी वजीर के, वहाँ मैं मुख्तलिफ चीज़ों की ब्रीफिंग वगैरह देता हूँ या जवाब देता हूँ। सेनेट में मेरा एक्सपीरियंस ये है कि बहुत काबिल लोग वहाँ पे होते हैं, चंद लोग जो खरीद फरोख्त करके आते हैं उनकी वजह से बाकी 90% या 85% पार्लियामेंटेरियंस का जो है उनका भी नाम जो है उसकी इज्जत कम होती है। तो अगर ट्रांसपेरेंसी सेनेट के इलेक्शन में आती है डॉक्टर साहब, तो इससे हमारी पार्लिमानी जमहूरियत मजबूत होगी। और इससे एक और चीज़ होगा, देखें, इससे खरीद फरोख्त भी कम होगी। और इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि अगर कोई अपोजिशन की जमात है और उसको ये गिला है कि कोई भी इदारा, कोई भी हुकूमती ऑर्गेनाइजेशन जो है किसी जरिए से प्रेशराइज करती है, तो इसका तो फायदा अपोजिशन को है। ये तो उनको ज्यादा एडवांटेज है कि कोई प्रेशराइज करके उनसे अपनी मर्जी का वोट नहीं ले सकता। और दूसरा, ये जो पहला इलेक्शन करने की बात है, 11 फरवरी के बाद जो है आप किसी भी दिन इलेक्शन करा सकते हैं। अर्ली इलेक्शन कोई इलीगल नहीं है जब तक वो लिमिट, उसकी मिनिमम ड्यूरेशन पूरी नहीं होती। तो 11 फरवरी को पूरी हो जानी है, तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, आप पहले भी कर सकते हैं जो है। तो इसमें कोई ऐसा इलीगैलिटी मैंने नहीं सर, पहले नहीं कर सकते सर, सॉरी, पहले नहीं कर सकते। 11 फरवरी से पहले आइन आपको इजाजत ही नहीं देता है सर। सर मैं अर्ज कर रहा हूँ कि 11 फरवरी के बाद आप किसी भी जी 11 फरवरी से 11 मार्च के दरमियान आप कभी भी कर सकते हैं, नो इशू सर। उसमें आप कभी भी कर सकते हैं। बाकी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाने की बात थी, तो वो बेसिकली इन चीजों को क्लैरिटी लाने के लिए थी। कुछ चीजें आइन में बड़ी क्लियरली जो है वो दी गई हैं, कुछ चीजों में थोड़ा बहुत। मोहम्मद अली खान की आवाज जरा कमजोर है। मैं इस बात अच्छा सर, मैं एक आखिरी जुमला, अली मोहम्मद साहब, एक आखिरी जुमला मैं जरूर पूछूंगा आपसे कि ये काम आपका नहीं है सर, आप इसमें क्यों कूद रहे हैं? एक इंडिपेंडेंट बॉडी है सर और उसके पास इख्तियार है, आइन कह रहा है कि उसका इख्तियार है, आपको क्या जरूरत पड़ी है? आप तो एक पार्टी है सर, इस पे थोड़ा सा कमेंट्स कर दें सर। पार्टी भी है लेकिन हम हुकूमत भी हैं, और हुकूमत जो है अपनी जो पॉलिसी है उसका इंडिया दे सकती है। और इस बात से कोई भी इनकार नहीं है कि अल्टीमेटली ये पावर इलेक्शन कमीशन की है और इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट है, उसने आज़ादी से इसको करना है। लेकिन हुकूमत वक्त जो है अपनी एक पॉलिसी डायरेक्शन का इजहार कर सकती है कि वो चाहते हैं। और अर्ली इलेक्शन जो है ये कोई इलीगल नहीं होता। आप एक मिनिमम मुद्दत पूरे होने के बाद आप विद इन दैट 1 मंथ आप किसी भी वक्त उसको जो है वो कॉल कर सकते हैं। ठीक, तो उसमें कोई इलीगैलिटी नहीं है। हाँ, 11 फरवरी से पहले अगर होता है तो उसमें फिर आईनी सवाल उठेगा, उसको फिर देखा जाएगा कि उसके लिए क्या आईनी तोजी होगी। ठीक, लेकिन 11 फरवरी के बाद थोड़ा वजीर आजम से मुलाकात करें। आपको माशाल्लाह बहुत मालूमात है, अटॉर्नी जनरल को इतनी मालूमात हो जाए तो वजीर आजम कंफ्यूज नहीं हो। माजी में भी बहुत ब्लंडर हुए हैं, मैंने उसका तस्करा कर दिया। आसिफ किरमानी साहब आपकी तरफ। आसिफ अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं, मैं सर मैं उनके बारे में, मैं क्योंकि वो है नहीं, वरना मैं बहुत से इशू उठा दूंगा,
जिसका जवाब आप नहीं दे सकेंगे तो वो है नहीं, छोड़ देते हैं हम सर, आगे चलते हैं। मैं आता हूं जनाब किरमानी साहब, ये जो दो इशू उठाया गया है कि अगर शो ऑफ हैंड हो तो उन लोगों को जिनको प्रेशराइज किया जाएगा वो देखा जाएगा कि उन्होंने दिया है या नहीं दिया है, एक तो ये सवाल, दूसरा कि इनके अपने इत्तेहादी और वो जो ऐसे आपने कहा है, तो इसको आप मजीद कैसे, खासतौर पे प्रेशर के हवाले से मैं आपसे पूछना चाहता हूं। 3 मिनट है सर। देखिए डॉक्टर साहब, मैं इस पे जाती तौर पर ये तो समझता हूं कि जैसे चेयरमैन सेनेट के खिलाफ जो अदम एतमाद हुई, उसमें मैं सख्त लफ्ज बोलूंगा कि कुछ बेजमीर लोग थे, वो दबाव के तहत या किसी लालच के तहत या किसी प्रेशर में वो खड़े हुए तो 64 थे, और जब बैलेट निकला तो 14 गायब हो गए। दरअसल बुनियादी तौर पर ये एंड इट अप्लाइज टू ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, जब हम टिकट्स देते हैं, जैसे पीटीआई को पेशावर में एम्बेरसमेंट हुई, 20 इनके लोगों ने खरीदो फरोख्त की और इन्होंने निकाला उनको जो भी एक्शन लिया, कि जब हम टिकट देते हैं ना हमारी जमातें, हम उस वक्त हमें देखना चाहिए प्रॉपर स्क्रूटनी जो होती है, दैट इज द प्रॉपर टाइम, कि जब आप टिकट दे रहे हैं तो आप देखें कि ये बंदा जौन सा है इसकी लॉयल्टी पार्टी से क्या रही है, टेस्टिंग टाइम्स में ये कहां खड़ा रहा है, तो वो चैरिटी बिगिंस एट होम। मैं तो इस ख्याल का हूं कि सबसे पहली गलती जमातों से ये होती है, वो टिकट देने में थोड़ी सी भूल चूक कर जाते हैं, एक तो उसको करेक्ट करना होगा। जहां तक ये शो ऑफ हैंड की आपने बात की है डॉक्टर साहब, मैं फिर भी ये समझता हूं कि देखें पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम्स हैं वो इसीलिए बढ़ती गई, आज 70-73 साल हो गए कि हमने ये जो किताब मेरे इधर पढ़ी है, ये सब्ज रंग की किताब, कि हमने इसको कभी एक मुकद्दस तो बड़ा कहा लेकिन कभी इस पर अमल नहीं किया, और 4-5 दफा जो आइन था और उसको हमने मलियामेट किया। तो जब ये प्रैक्टिस होती रही है तो फिर ऐसे मामलात होते हैं जिसमें बदएतमादी, हॉर्स ट्रेडिंग, ये सारी चीजें होती हैं। जाती तौर पर मैं समझता हूं कि ये शो ऑफ हैंड कोई ऐसी बुरी बात नहीं, लेकिन टाइमिंग की बात है। अब असल इशू ये है कि इस वक्त चूंकि हुकूमत पिछले 2.5 साल में वो अपनी क्रेडिबिलिटी जितनी भी थी या नहीं थी, एक अलहदा चैप्टर है, वो खो चुकी है। महंगाई है, बेरोजगारी है, गुर्बत है, जो इनके मैनिफेस्टो में इन्होंने वादे किए थे लोगों से वो पूरे नहीं किए। ऊपर से इन पर पीडीएम की जो तहरीक है, जो कि जाहिर है एक अवाम की आवाज बन रही है इस वक्त, उसका इनको दबाव महसूस हो रहा है। इत्तेहादी जौन से हैं इनके, वो इनसे उखड़े से हैं, रूठे से हैं। अब देखें ना कि प्राइम मिनिस्टर साहब कल तक जिनको कहते थे कि ये पाकिस्तान के पंजाब के सबसे बड़े डाकू हैं, उनको जाना पड़ता है लाहौर उनकी मिन्नत करने के लिए, उनको मनाने के लिए। कभी बलोचिस्तान से अख्तर मेंगल साहब नाराज हैं, कभी बुख्ती साहब। तो ये एक फियर है, एक खौफ है, मैं समझता हूं हुकूमत का, जो कि कैसे कहते हैं, जिसकी वजह आवाज़ उनकी रुक गई है किरमानी साहब की। मैं आता हूं जनाब मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब की तरफ। किरमानी साहब लाइन पे हैं? मैं ये समझता हूं। जी सर बोलें। आवाज आ रही जी? जी सर बोलें। तो मैं आखिरी फिक्रा, तो मैं ये समझता हूं कि ये जो जहां तक हमारे जो फैसला है, अब चूंकि पीडीएम बन चुका है, तो जितने भी अब फैसले होंगे वो पीडीएम पे फ्लोर पे होंगे, किसी की जाती पसंद या जाती नापसंद पे नहीं होंगे। लेकिन असल टाइम जो था, 2.5 साल हुकूमत इस मामले में खामोश क्यों रही? अब क्यों आकर जब पीडीएम की तहरीक का दबाव बढ़ा है तो, और ये सेनेट को सिक्योर करने के लिए ये उसको शो ऑफ हैंड भी और प्री मैच्योर करना चाह रहे हैं इलेक्शन। बिल्कुल आपने वाज़ेह कर दिया कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। मैं आता हूं जनाब मुफ्ती किफायत के पास। मुफ्ती के पास अब 3 मिनट आपके पास है। मेरा सिंपल सा सवाल है सर कि आप लोग तो 31 तारीख को पूरी की पूरी सर इस्तीफे देने जा रहे हैं, ठीक है सर? आप इस्तीफे दे देंगे 31 तारीख को, 31 तारीख तक इस्तीफे जमा हो जाएंगे। तो सर आप वो इलेक्शन अर्ली कराएं, जो भी कराएं, जैसे कराएं, वो इलेक्शन हो गई नहीं, क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज ही नहीं बचेगा, आप इस्तीफा दे देंगे सर? तो क्या जरूरत है शोर मचाने की सर? ये ठीक है, ये हमारे पास हमारे पास एक मुअस्सर हथियार तो है, सिंध असेंबली। क्योंकि एक इकाई अगर सिंध असेंबली टूट जाती है तो एक इकाई नहीं होगी तो इनके इंतखाबात नहीं होंगे। और इन हज़रात को इस बात का ख्याल आया है तो ये ज़रा पहले करना चाहते हैं।
अगर कोई सियासी बेयकीनी और बेचैनी नहीं है तो मार्च में अपने वक्त में कराने में क्या हर्ज है। मोहम्मद अली खान जो बात करते हैं मुझे इससे इसलिए इत्तेफाक नहीं है कि अगर आप वक्त पे करना चाहते हो तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट क्यों जाते हो, अदलिये के पास क्यों जाते हो, सब चीज़ें तो मालूम है। ये तो आपको करनी पड़ेगी 2/3 अक्सरियत से, और ज़ाहिर है वो आपके पास है नहीं, तो तरमीम के बगैर तो आप कर नहीं सकते। हमारा एक और मसला भी है ना, और वो ये है कि यहाँ इदारों का एहतराम नहीं होता। हमारे वज़ीर आज़म साहब बाहर जाते हैं अमेरिका तो कहते हैं मैं फ़लाँ आदमी का एसी छीन लूँगा, तो वो तो नेब के कोई नहीं, जेल के अपना मेन्यू है, अपना महकमा है, तो वो क्यों ऐसी बात करते हैं। तो यहाँ भी वो अपने आप को अक्ल कुल समझते हैं और इदारे का ख्याल नहीं रखते। हालांकि इलेक्शन कमीशन एक एटॉनमस बॉडी है, वो अपने मामलात खुद और अपना काम खुद करती है। तो चूंकि इदारे तमाम के तमाम तबाह हो गए हैं, मजीद हो रहे हैं, उनकी कोई वक़्त ही नहीं है, इसलिए वज़ीर आज़म साहब की तरफ से हमें इस तरह की बात आ जाती है। जहाँ तक ये बात है कि यहाँ पर हार्स ट्रेडिंग होती है, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, कौन सी जगह पे हार्स ट्रेडिंग ताकतवर लोगों की मर्जी के खिलाफ हुई है। यही ताकतवर लोग वो मर्जी के वो चाहते हैं कि वो जमहूरी हुकूमत को नीचा दिखाएं या अपने मर्जी के सेनेटर लाएं, तो वो खरीदो फरोख्त करते हैं। अब चाहिए तो ये था कि उन ताकतवर लोगों से शिकायत की जाती कि आप मुदाखलत नहीं करो और पैसे की बंदरबाट नहीं करो और लोगों को अपनी राय के मुताबिक काम करने दो। वहाँ तो नहीं हो रहा, तो ये शो ऑफ हैंड है। मैं कंवर दिलशाद साहब से आपके शो की वसातत से ये पूछना जरूर समझूंगा कि ये हमारे दरमियान वाहिद काबिल इंतकाल वोट है। जब शो ऑफ हैंड होगा तो क्या ये काबिल इंतकाल रह जाएगा? और टेक्निकल तौर पर इसके अंदर गलती नहीं आएगी। ठीक है, ये तमाम चीजें सर हैं। मैं जरा पूछ लेता हूँ इससे पहले कि एक ब्रेक पे जाता हूँ, ब्रेक के बाद मैं ब्रेक के बाद वापस आता हूँ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। वेलकम बैक जी। कंवर दिलशाद साहब उन्होंने सवाल उठाया है, क्या कहेंगे उसके ऊपर? देखो जी, सूर्य तौर पर डॉक्टर साहब आपकी सारी डिस्कशन मैंने सुन ली है, बहुत अच्छी रही बात थी, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जहाँ तक शो ऑफ हैंड का मामला है, वो तो उसके लिए एक दूसरी एक अल्टरनेटिव तजवीज़ हमारी पार्लिमानी मिनिस्ट्री में भी और कौमी असम्बली में भी एक बिल की सूरत में जा चुकी है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि जो बैलेट पेपर होगा उसमें वोटर्स का नाम होगा और वोटर्स के आगे उसका नाम होगा जो कैंडिडेट इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, तो ताकि उसका अंदाजा हो जाए किसने वोट कहाँ कास्ट किया है। तो ये एक बाकायदा बैलेट पेपर की शक्ल में, बाकायदा एक कानूनी शक्ल में इस पर मुकम्मल तौर पर इसका कौमी, मेरे दोस्त अली खान को शायद पता ही हो, लेकिन वो ये है, ये बहरहाल ये पार्लियामेंट में केस चला गया है, स्टैंडिंग कमेटी में नहीं गया, लेकिन बहरहाल अंडर ज़ेर गौर है कि ताकि उस बैलेट पेपर पर तमाम वोटर्स के नाम आ जाएंगे और उसके आगे जो इंतखाबात में हिस्सा लेंगे उनके कैंडिडेट के नाम आ जाएंगे, जहां वो निशान लगाएगा पता चल जाएगा। लेकिन जहां तक मेरा मामला चल रहा है, ये एक और बड़ी अहम बात है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आर्टिकल 51 के हवाले से ये लिखा कि सेंसिस जो है, अबूरी जो है प्रोविजनल सेंसिस, उसके आगे आप लोकल गवर्नमेंट का भी जिक्र कर दें ताकि हम लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात करवा सके, डिलिमिटेशन करवा सके। आप यकीन जाने 5 खत लिखे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को, कोई जवाब नहीं। इसके बाद उन्होंने स्पीकर को खत लिखा, कोई जवाब नहीं। साधारण चेयरमैन सेनेट को खत लिखा, कोई जवाब नहीं। इसका मतलब ये है कि हमारी मौजूदा हुकूमत में कुछ ऐसे अंदर लोग शख्स बैठे हुए हैं जो कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को साइड लाइन पर दे रहे हैं, अहमियत नहीं दे रहे, नजरअंदाज कर रहे हैं। इसकी बना पर लोकल गवर्नमेंट का भी मामला रुका हुआ है, डिलिमिटेशन भी रुका हुआ है। अब ये सेनेट का मामला पेश हो रहा है, तो यहाँ भी अटॉर्नी जनरल ने इलेक्शन कमीशन को बाईपास करते हुए डायरेक्टली खत ले दिया प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को। इसमें इंतहाई जो है वो गैर कानूनी गैर आईनी बातें हैं। इस लिहाज से हम महसूस ये कर रहे हैं कि अली मोहम्मद साहब को चाहिए कि वजीर आजम साहब से टाइम लें, उसमें जनाब पूरा ब्रीफ करें। मैं अली मोहम्मद साहब को ब्रीफ कर दूंगा। अली मोहम्मद साहब जो है बहुत नेक आदमी है, वो प्राइम मिनिस्टर साहब को ब्रीफ करें कि जनाब आपके इर्द गिर्द के जो जन्नती एडवाइजर बैठे हैं उनसे आप बचें। ऐसा ना हो कि मुल्क के अंदर आप चाहते हैं कि जितना बेचारे को कॉर्नर किया हुआ पहले ही लोगों ने,
वो ये चीजें लेके प्राइम मिनिस्टर तक जाएं तो इस बेचारी की वजारत ही खत्म हो जाए। कमर दिलशाद नहीं, नहीं, साहब, आप भाई- दोस्ती कर रहे हैं या दुश्मनी कर रहे हैं खुदकुशी कर उनके रहे हैं, साथ? खुदकुशी। दिलेर आदमी है। नहीं नहीं, अली अहमद साहब बहुत नेक आदमी है, बहुत नेक आदमी है। तो वो जाके वो कह सकते हैं। इतना दलेर नहीं है, खुदकुशी हो जाएगी। नहीं नहीं, दलेर तो बहुत है, लेकिन उसके मुखालिफिन भी बहुत हैं सर। रसूल, वो जो वजीर आजम के इर्द गिर्द जो लोग बैठे हुए हैं वो इतने मजबूत हैं कि अली मोहम्मद जैसे कारकुन को वहां घुसने ही नहीं देते सर। जी हाँ, कमर ये साहब। बात दुरुस्त है, वो तो बात दुरुस्त है। ये तो हमें यही पता चला है कि जो आमिर डोगर को जो लगाया एडवाइजर, उसकी आज तक प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात भी नहीं हुई। तो वो ये भी वही बैठे हुए